नमस्कार दोस्तों, जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो को ओपन कर दिए हैं तो इसे देखकर ही जाना, क्योंकि ये है प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं देखोगे तो होगा क्या, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं और इसको नहीं देखते हो तो क्वेश्चन गलती होने की ज़्यादा चांस रहेगा। जब क्वेश्चन गलती होगा तो मार्क्स आपका कम हो जाएगा, ठीक है। हम बार बार कर रहे हैं कि इसको देख कर जाना है, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है, यानी हम लोग जो क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें जो विस्तृत व्याख्या है आपको कहीं भी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना बेहतरीन कंटेंट कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2024 में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन का सीरीज, ये पहला सीरीज है, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जननांकिकीय संक्रमण संक्रमण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए में है मार्शल है, बी में अमर्त्य सेन है, सी में क्या है नेटेस्टीन है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक का राइट आंसर कितना हो जाएगा, एक का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत किए थे नेटेस्टीन ने प्रस्तुत किया था। अब हम लोग इसका देखते हैं क्या हम लोग इसका देख लेते हैं थोड़ा विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा गया है, ठीक है। विस्तृत व्याख्या में चलिए यहाँ आते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। W.S. थॉम्पसन ने प्रस्तुत किया था 1929 में, तथा फ्रैंक डब्ल्यू नटेस्टिन ने 1945 में इसे वैज्ञानिक रूप से विकसित एवं प्रस्तुत किया था। वैज्ञानिक रूप से विकसित किया था किसने, फ्रैंक डब्ल्यू नटेस्टिन ने किया था। अब प्रस्तुत किया था सबसे पहले संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, W.S. थॉम्पसन ने दिया था। कब दिया था, तो 1929 में दिया था, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे समाज उच्च जन्म मृत्यु दर ग्रामीण खेतिहर से निम्न मृत्यु दर नगरीय औद्योगिक की ओर बदलता है, ठीक है। ये नियम आपको यही बताता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की फैक्ट में इस सिद्धांत के 3 मुख्य गंभीर अवस्थाएं होती हैं। 3 मुख्य अवस्थाएं होता है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म व मृत्यु दर, द्वितीय अवस्था में घटती मृत्यु मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होता है, ठीक है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म होता है, मृत्यु दर निम्न होता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर घटता है और जन्म दर क्या होता है, उच्च होता है। एवं तृतीय अवस्था में दोनों ही कम हो जाता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, दोनों कम हो जाता है, ठीक है। इसको ट्रिक से यहाँ पर याद करने की आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। देखिए नोटेस्टिन ने जनसंख्या का नोट लिया, जनसंख्या का नोट लिया नोटेस्टिन ने, यानी जनसंख्या नोट कौन खोज किया था, नोटेस्टिन ने किया था। यहाँ पे आपको मैप के द्वारा भी दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए में है रीटर, बी में है राइटजेल, सी में है सैंपल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सैंपल ने परिवर्तन संबंधों का अध्ययन कहा था, ठीक है, अध्ययन किया था। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन सबसे ज़रूरी है, जहाँ से भी मिले विस्तृत व्याख्या जरूर पढ़ना, क्योंकि ये बहुत चीज़ें आपको क्लियर कराता है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपल, जो कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी, किसकी शिष्या थी, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। पर्यावरणविद नियतिवाद, रुक जाओ, पर्यावरण नियतिवाद का समर्थन करते हुए यह प्रसिद्ध परिभाषा दी। इस उनके अनुसार मानव और पृथ्वी दोनों गत्यात्मक परिवर्तनशील है। यहाँ देखिए रेटचल मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह किसने बताया था, मानव भूगोल, और यहाँ पढ़ना मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, किसने कहा था, तो रेटजले ने कहा था, रेटजल ने कहा था। देखिए यहाँ पे हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा रहने वाले जीवों को संबंध को संश्लेषित किया था कौन, विडाल डी ला बालास ने किया था, ठीक है। इसको दिमाग में आपको रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चंस में क्या किया हुआ देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा साइड करने दो बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है भूमध्यसागरीय प्रदेश, बी में है ध्रुवीय प्रदेश, सी में है मरुस्थलीय प्रदेश और डी में है दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश।
3 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यानी विस्तृत व्याख्या की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में उपजाऊ जलोढ़ मैदान, मानसूनी जलवायु, पर्याप्त जल की उपलब्धता तथा गहन कृषि के कारण विश्व की जनसंख्या सघन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ यानी कि मानव को जो जो भी चीज़ चाहिए ग्रो करने के लिए, रहने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। अन्य विकल्प क्यों गलत है, यहाँ पे देखिए अन्य विकल्प क्यों गलत है। ध्रुवीय प्रदेश अत्यधिक ठंडा प्रदेश है, ये क्लाइमेट के उल्टा है यानी क्लाइमेट के जलवायु के विपरीत है। मरुस्थलीय प्रदेश में जल का अभाव रहता है जहाँ बालू ही बालू रहता है। भूमध्यसागरीय प्रदेश माध्यम जनसंख्या घनत्व है। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इधर भी मूव करके देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ से मैप के जरिए समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी, यानी दुनिया की जनसंख्या 6 अरब कब हो गया था। इसका राइट आंसर कौन होगा। ऑप्शन ए में 1830, बी में 1999 है, सी में 2001 है, डी में 2010 है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। 1999 में जनसंख्या कितना होगा, दुनिया की जनसंख्या हो गया था 6 अरब हो गया था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यानी विस्तृत व्याख्या की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए जनसंख्या वृद्धि समय रेखा आपको दिया गया है। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 6 अरब तक पहुंचने में तीव्र गति से समय घटा है। कब, 1999 में। अक्टूबर 1999 में आधिकारिक रूप से विश्व की जनसंख्या कितना पहुंच गया था, 6 अरब पहुंच गया था। यहाँ पे देख देना पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया कि 1 अरब का पहुंचा था, 2 अरब का पहुंचा था, 3, पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको दे दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। संयुक्त राष्ट्र ने 12 अक्टूबर 1999 को 6 अरबवा शिशु घोषित किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 6 अरबवा शिशु घोषित किया था, 6 बिलियनियन बेबी। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरह, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है। पीछे हम लोग पढ़े हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलता है, यानी मानव के रहने के लिए जहाँ मैदानी जगह हो, उनके अनुसार वहाँ पे पानी मिले, उनके अनुसार वहाँ पे मिट्टी हो, उनके अनुसार यहाँ खेती करने की जगह हो, यानी सब चीज़ ज़रूरत की चीज़ें जहाँ मिल जाती है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो जनसंख्या घनत्व ऑब्वियसली बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है। 5 नंबर में है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहाँ है, केंद्रित कहाँ है। वहीं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए में पर्वतीय प्रदेश, बी में पठारी प्रदेश, सी में मैदानी प्रदेश और डी में मरुस्थलीय प्रदेश। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले आपको पिन करना है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, आ जाइए। मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या के जमाव के कारण क्या है। विश्व के लगभग 90% जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। समतल भूभाग कृषि के योग्य है, परिवहन के साधनों का विकास है, आने जाने का, घूमने का भी वहाँ पे सब व्यवस्था है। औद्योगिक स्थापना या भवन निर्माण के लिए भी सबसे उपयुक्त होते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, इसलिए तो मानव यहाँ रहते हैं ज़्यादा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना अच्छा समझाया गया। समतल मैदान हो गया, सुगम परिवहन व कृषि हो गया, सघन जनजमाव हो गया। आप इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये की वर्ड है, आप दिमाग में रखते हैं तो आराम से आप सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसमें जोड़ करके अपने माइंड से आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। उदाहरण में देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहाँ, भारत में। हुआंगहो का मैदान चीन में। हुआंगहो का मैदान कहाँ है, चीन में है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है, भारत में। मिस्र में नील नदी, यानी मिस्र को नील नदी का देन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं। फिर पीछे आपको पढ़ाया गया है, प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया कि रोपण कृषि किसे कहा जाता है। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था, ये सारी क्वेश्चन की हम बात करें की थी वहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में है रोपण कृषि प्रदेश, मिश्रित कृषि प्रदेश, भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, रोपण कृषि प्रदेश हो जाएगा। हम बताए थे रोपण कृषि प्रदेश कौन कौन से है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है। अब देखते हैं हम इसका विस्तृत व्याख्या की चर्चा करते हैं, उसमें आपको पूरा मिल ही जाएगा।
हाँ, ये रोपण कृषि की विशेषताएं। रोपण कृषि यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी। रोपण कृषि कहाँ शुरू की गई थी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी। मार्क यहाँ पर कर लेते हैं, देखना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी। इसमें बड़े आकार के फर्म, भारी पूंजी निवेश और भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को, और एक ही व्यापारिक फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना ये वाला कि ये बात कई बार आपको बताया गया है। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है और ज़्यादा नंबर्स में रिपीट होता है। ठीक है, जैसे रोपण कृषि बताया गया है आपको, रबड़ हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, कोको हो गया, केला और कपास हो गया, ये सब क्या है? रोपण कृषि है। ठीक है, मलेशिया व इंडोनेशिया रबड़ के प्रमुख उत्पादक है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश यानी सबसे ज़्यादा होता है काम मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी की बागान यानी फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी का फेजेंडा किसे कहा जाता है? यहाँ पे देखो, ब्राज़ील को कहा जाता है। रबड़, चाय, कॉफ़ी ये सब रोपण व्यापारिक फसलें हैं। ठीक, इस बात को माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आता है आप लोग के सामने। अंगूर की खेती कहलाती है। ठीक है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, विटीकल्चर, पिसिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। विटीकल्चर को अंगूर का खेती कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत ही मज़ा आने वाले हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। देखिए, इस एक्सप्लेनेशन में, इस विस्तृत व्याख्या से क्या होता है, आपके जो 3 ऑप्शन गलत हो रहे हैं ना, उसके बारे में भी आपको फुल जानकारी दे रही है। यानी एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 3 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 25 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 75 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। 70 करा रहे हैं तो आपका 210 क्वेश्चन सीधे क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, विटीकल्चर कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है, ये पूछ लिया है तो अब क्या पूछेगा इसके बारे में? अब पूछेगा कि यह कहाँ किसकी खेती की जाती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में अति विशिष्ट विशेषताएं होने के कारण यहाँ पे यह खेती की जाती है। किशमिश, मुनक्का भी यहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखना, यहाँ पे एक बार लेके चलते हैं। अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा बनाया जाता है, किशमिश, मुनक्का बनाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, यहाँ सेरीकल्चर, रेशम का कीड़ का उत्पादन सेरीकल्चर हो गया। पीसीकल्चर हो गया, मछली उत्पादन हो गया। हर्टिकल्चर हो गया, फल एवं सब्जी का उत्पादन। एक दिन इसी का वीडियो हम बनाएंगे और जितना भी उत्पादन वाला है सारे क्वेश्चंस क्लियर करा देंगे। तब तक ये माइंड में रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला, चावल की खेती संबंधित है। चावल की खेती कैसा है भाई? बिहार वाले सब कोई जानते हैं चावल का खेती। धान कैसे रोपल जाला? धान कैसे रोपा जाता है? ठीक है, ट्रक कृषि से, मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी दिया है। डी कैसे हो गया भाई साहब? हम इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी देखते हैं। डी कैसे? रोपण कृषि होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, गहन कृषि है। कौन सा कृषि है? गहन कृषि है। चावल की खेती मुख्य रूप से गहन कृषि है। हमारी सोच से थोड़ी सी ऊपर जा रही है। चावल की खेती मुख्य रूप से गहन कृषि है। ठीक है, क्या लिखा है? गहन कृषि से संबंधित जो मानसून एशिया के अत्यधिक घने बसे क्षेत्रों में किए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से गहन कृषि नहीं है, इसलिए कौन सही है? डी सही है। ट्रक कृषि, अब आपको कृषि की प्रकार यहाँ पे ट्रक कृषि के बारे में बताया गया। ट्रक कृषि क्या होता है? साग सब्जियों की खेती से संबंधित है ट्रक कृषि, याद रखना। ट्रक कृषि है साग सब्जियों की खेती से संबंधित। रोपण कृषि हो गया, आपको बताया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोको हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, ये सब रोपण कृषि है। मिश्रित कृषि, फसल प्लस उत्पादन। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? फसल उत्पादन होता है और पशुपालन भी होता है, उसको कहा जाता है मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में क्या है देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? सबसे पहला आर्थिक क्रियाकलाप आदमी का क्या था? खनन था, बुनाई था, कृषि था, आखेटक एवं संग्रहक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आखेटक और संग्रहक था। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ आपके सामने ये रही। मानव सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य अपनी अतिजीवता के लिए प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था। आखेट मतलब शिकार करना और भोजन संग्रहण करना मानव का सबसे पहला क्रियाकलाप था, सबसे प्राचीन प्राथमिक क्रियाकलाप है। देखो यहाँ पे आखेटक हो गया, पशुचारण हो गया, कृषि हो गया, उसके बाद में हो गया
उद्योग और सेवाएं। नंबर बारी बारी से आया, ठीक है। कैसे आदमी विकास किया, यहाँ पे देख लो। सबसे पहला आखेटक संग्रह किया। उस समय कोई भी चीज़ बिल्डअप नहीं हुआ था, ठीक है। प्राचीन सभ्यता में उतनी चीज़ हथियारे बिल्डअप नहीं हुआ था, तो लोग आखेटक संग्रह करता था, नहीं जानता था लोग कृषि के बारे में। धीरे धीरे आगे चल के पशुचारण सीखा लोगों ने, उसके बाद में धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते गया, उसके बाद में कृषि हुआ, उसके बाद में उद्योग सेवाएं भी होने लगी, ठीक है। विशेषताएं, इससे अत्यंत कम पूंजी, निम्न तकनीक तथा कम श्रम की आवश्यकता होती थी। सब कुछ उस समय कम लगता था, जो अभी लार्ज क्वांटिटी में हो गया है, बहुत अधिक लग रहा है अभी। अति शीत व अति उष्ण क्षेत्रों में यह भी आज भी जारी है, यह व्यवस्था आज भी जारी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, एशियन कहाँ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एशियन कहाँ है, बताइए किस देश में एशियन है। भारत में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, ग्रेट ब्रिटेन में है। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी ही में हो गया। एशियन कहाँ मिलेगा दोस्त, जर्मनी में मिलेगा एशियन। देखते हैं हम इसका विस्तृत व्याख्या क्या होने वाला है। देखिए, एशियन जर्मनी में मिलेगा। रूर कोयला क्षेत्र, ठीक है। एशियन जर्मनी के प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र का एक प्रमुख कोयला खनन एवं इस्पात निर्माण शहर है। इसे यूरोप का प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है, ठीक है। इस एशियन को क्या माना जाता है, एशियन को यूरोप का प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये रूर औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला खनन एवं इस्पात नगर है, इस्पात सबसे ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है। रूर क्षेत्र जर्मनी का हृदय स्थल, यहाँ देखो ये क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है आपको। जर्मनी का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, रूर क्षेत्र को कहा जाता है, एशियन को। भारत के छोटा नागपुर पठार को उसके खनिज समृद्धि के कारण भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, भारत के छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ठीक है। और ये हो गया जर्मनी वाला, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है कि डेनूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। डेनूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। एक काम कर सकते हैं आप लोग, अपना नंबर चेक कर सकते हैं इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने से क्वेश्चन क्लिक करके और आंसर मिला के चेक कर सकते हैं कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। डेनूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है, एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूरोप में है, ठीक है। डेनूब कहाँ है, यूरोप में है। हम देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। देखिए यहाँ पर डेन्यूब पूर्वी यूरोप का अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। डेन्यूब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह नदी जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। कहाँ से निकलता है, ब्लॉक फॉरेस्ट से निकल करके, ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरता है। कौन सागर में, काला सागर में गिरता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखना। 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है, डेन्यूब 10 देशों से होकर गुजरती है। मुख्य तथ्य क्या है, यह जलमार्ग गेहूं, मक्का, कोयला और मशीनरी के परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं, मक्का, कोयला और मशीनरी के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुएज नहर किसको जोड़ती है भाई साहब। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सुएज नहर वाला, इसलिए तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है पूरा क्लियर कर लो, उसके बाद में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं बचेगी, ठीक है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर, लाल सागर को, हिंद महासागर को, प्रशांत महासागर को, अटलांटिक सागर, बहुत सागर, बहुत बार बताए हुए हैं। 12 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जाता है। इन सब से जुड़ी सारी बातों को अपने से आपको कमेंट बॉक्स में बिना बताए हुए लिख देना है, ठीक है। देखिए, स्वेज नहर मिस्र में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, मिस्र में है। यह आदमी का बनाया हुआ है, ठीक है। कृत्रिम है, कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था। यह उत्तर में पोर्ट सईद, ध्यान रखना क्वेश्चन हर साल बदलेगा अगर, तो उसी क्वेश्चन में से आगे वाला वर्ड को उठाएगा। जैसे पूछ देगा उत्तर में क्या है तो पोर्ट सईद है, दक्षिण में क्या है, पोर्ट स्वेज है। उत्तर में पोर्ट सईद, दक्षिण में स्वेज है, पोर्ट स्वेज है, ठीक है। इसे यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम कर दिया है। ट्रिक क्या है, भूमध्य प्लस लाल, स्वेज का कमाल। याद रखना, भूमध्य प्लस लाल किसका कमाल, स्वेज का कमाल, ठीक। अब हम लोग थोड़ा इधर भी, कुछ नहीं, मैप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन पर, पोर्ट सईद कहाँ है भाई साहब, अभी बताया गया है पोर्ट सईद, हम लोग पढ़े हैं स्वेज नहर के बारे में, तो उत्तरी और पश्चिमी में बताया गया पोर्ट सईद है मिस्र में है। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। पोर्ट सईद
मिस्र देश में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पोर्ट सईद क्या है? तो बंदरगाह है। यह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। स्वेज नहर के क्या किस साइड में है? उत्तरी साइड में है। स्वेज नहर के दक्षिण में है पोर्ट स्वेज है। स्वेज नहर के दो छोर होते हैं, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। उत्तर में होता है पोर्ट सईद होता है और दक्षिण में होता है पोर्ट स्वेज। यहाँ देखना, उत्तर में सईद, दक्षिण में स्वेज। याद रखना, उत्तर में सईद, दक्षिण स्वेज। उत्तर गया सईद और दक्षिण गया स्वेज। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मिस्र दिया अगले क्वेश्चन, दो देशों के बीच वस्तुएं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? दो देश के बीच में अगर वस्तुएं आदान प्रदान हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, क्षेत्रीय व्यापार कहा जाता है, स्थानीय व्यापार कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है उसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं को व सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, मतलब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में होता है, तो क्या होता है? सामान एक दूसरे से देश में भेजे जाते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। मतलब आयात और निर्यात होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? व्यापार के प्रकार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोला जाता है उसको। अब देखना, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाला चीज़ देखना। द्विपक्षीय क्या होता है? दो देशों के बीच में अगर कोई व्यापार होता है तो उसे द्विपक्षीय बोला जाता है। और अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है, 2, 3, 4, 5, 6 अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे क्या बोला जाता है? बहुपक्षीय बोला जाता है। ठीक है, बहुपक्षीय उसे बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी ब्रिटेन हो गया। तो 15 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में है। राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है? जर्मनी में है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। राइन मुख्य रूप से जर्मनी और स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड से होकर बहती है। राइन कहाँ से बहती है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड से होकर यह नदी बहती है। राइन जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। पूछेगा विश्व के सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? राइन जलमार्ग है। यही तो खासियत है विस्तृत व्याख्या की। ठीक है, विश्व के सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन है? विश्व के सबसे व्यस्तम जलमार्ग है राइन जलमार्ग है। ठीक है, नीचे आते हैं हम लोग। इसका उपनाम क्या है? राइन जलमार्ग को कोयला का नदी भी कहा जाता है। राइन जलमार्ग को क्या कहा जाता है? कोयला का नदी भी कहा जाता है। इसके द्वारा रूर कोयला विशाल परिवहन होता है। नीदरलैंड्स का रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर है। कितना क्वेश्चन इसमें क्लियर हुआ, देखिए। नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी के किनारे पे है, यानी राइन नदी के किनारे है। सबसे पहली बात इसमें जानना, किस देश से होकर बहता है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग इसको बोला जाता है। कोयला नदी भी बोला जाता है। रॉटरडम नीदरलैंड राइन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। 16, जापान में नगरीय बस्ती की न्यूनतम जनसंख्या क्या है? जापान में जो नगर बनाया जाता है उसके लिए उस नगर में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि एक नगर बन जाए? ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 30,000 अगर जनसंख्या है तब वो नगर बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या बोलते हैं विस्तृत व्याख्या। विभिन्न देशों में नगरीय बस्ती घोषित करने की जनसंख्या सीमा होती है। मैंने सब देख अपना अपना क्या करता है? नगर बनाने की एक जनसंख्या सीमा घोषित करके रखता है। एनसीईआरटी के अनुसार जापान में 30,000 जनसंख्या होने पर नगर माना जाता है। बोर्ड में 30,000 विकल्प मानता है। देखिए, यहाँ पे आपको देशों के नाम दे दिया गया है और कितना जनसंख्या पे वो नगर घोषित करता है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए, इसको पढ़ लेना आप आराम से। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? 17 नंबर क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया पारा महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया पारा महाद्वीप रेल मार्ग किसको जोड़ता है? डार्विन से मेलबर्न, सिडनी से मेलबर्न, पर्थ से सिडनी, इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ में। क्या कह रहा है भाई साहब? ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग पश्चिम तट पर स्थित पर्थ पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को जोड़ता है, यानी पश्चिम से पूर्वी को जोड़ता है, पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे पर्थ हो गया पश्चिम में, कालाड्रिया हो गया, पोर्ट अगस्त हो गया, सिडनी पूर्व में, इन सब को जोड़ता है।
एक बात इसमें याद रखना, ये जो कालगुरली है ये सोने की खान मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, सोना का खान मिलता है कालगुरली में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको, यह सोने मार्ग की खान वाले नगरों और कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता है। एक इसमें जो सबसे जरूरी हो जाता है, ये वाला कालगुरली कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। किस लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ब्रोकन हिल किसका उदाहरण है। ब्रोकन हिल इनमें से किसका उदाहरण है, खनन नगर का, संस्कृत नगर का, प्रशासनिक नगर, सांस्कृतिक नगर का, प्रशासनिक नगर का, इनमें से सभी। 18 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, खनन नगर से संबंधित है ब्रोकन हिल। ब्रोकन हिल खनन नगर से संबंधित है, दिमाग में इसको कैच कर लेना। अब देखते हैं ब्रोकन हिल के बारे में क्या बताया गया है। ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रसिद्ध खनन नगर है। पूछेगा ब्रोकन हिल किस देश का प्रसिद्ध खनन नगर है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। क्या है, तो खनन नगर है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। यह सीसा, जस्ता, चांदी के विशाल निक्षेपों व खननों के लिए माना जाता है। किसके किसके लिए, सीसा, जस्ता, चांदी के लिए। रानीगंज, यहाँ देखिए प्रमुख खनन नगर में, आपको इसमें और चीज़ें भी बताई जाएंगी। रानीगंज, झरिया, बोकारो भारत का कोयला क्षेत्र है। भारत का कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है, रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है। कालगुरली व कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है, दोनों है, कालगुरली और कुलगार्डी। याद रखना, कालगुरली और कुलगार्डी सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये सोना का खान है, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, हीरा का खान है। देखिए एक चीज़ और आप इसमें याद रखना, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एक चीज़ आपको और केयर करके रखना है। यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देते हैं, ठीक है। जस्ता इसमें कह रहा है कि जस्ता इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जस्ता इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद में सीसा, सीसा सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है, राजस्थान में ही होता है। उसके बाद में कह रहा है चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है। ठीक है, चांदी राजस्थान में ही होता है। जस्ता के खान को क्या बोला जाता है, जस्ता के खान को आपको ज्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्वार बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, चलते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मसाई क्या है भाई साहब, आप लोग जनजाति के बारे में पढ़े हैं बुक में, जनजाति पढ़े होंगे तो जरूर उसका आंसर बताएंगे। मसाई क्या है, पर्वत है, मरुस्थल है, जनजाति है, घास का मैदान है। तो 19 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। मसाई जो है जनजाति है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मसाई जनजाति के बारे में। मसाई कहाँ मिलता है, पूर्वी अफ्रीका यानी मुख्यतः केनिया और तंजानिया में मिलते हैं मसाई जनजाति। ठीक है, ये जनजाति आखिर करता क्या है, पशुचारक जनजाति है। यहाँ पर देखो पशुचारक जनजाति है। ठीक है, आगे देखते हैं जीवन शैली। मसाई लोग चल पशुचारण करते हैं। इनका सबसे बड़ा धन है, कौन है, पशु है, गाय बैल है इनका सबसे बड़ा धन। ठीक है, बुशमैन कहाँ है, यहाँ पर ध्यान, बुशमैन कलहारी मरुस्थल है। पिग्मी कांगो बेसिन, बुशमैन ये भी जनजाति है। पिग्मी कांगो बेसिन में ये भी जनजाति है। एस्किमो कहाँ है, ग्रीनलैंड टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब जनजाति भी है, ये सब बताएं जो जनजाति है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में क्या है, 20 में, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। आपको इसके पहले भी बताया गया है मैनचेस्टर के बारे में। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 का बी, कोयम्बटूर हो गया। तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसको बुलाता है, कोयम्बटूर को बोलते हैं। चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर होगा। कोयम्बटूर को सूती वस्त्र उद्योग के अत्यधिक संकेंद्रण के कारण सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा वो होता है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भाई, तमिलनाडु का मैनचेस्टर बोला जाता है। अथवा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा था। तमिलनाडु का मैनचेस्टर कह लो या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कह लो, किसको, कोयम्बटूर को। ठीक है, तमिलनाडु और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को बोला जाता है, बहुत पहले बता दिया गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, कानपुर को बोला जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, कोयम्बटूर, अभी जो पढ़े हैं हम लोग। यानी सबसे, अगर इंडिया में उत्तर साइड में जाओगे, नॉर्थ साइड में उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर हो गया। और सबसे साउथ यानी दक्षिण में जाओगे तो कोयम्बटूर हो गया। अब भारत का पूछेगा मैनचेस्टर, पूरा भारत का, तो हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। यह है आपका VVI क्वेश्चंस। चलते हैं हम लोग आगे, आगे क्या पूछा गया है देखते हैं। अगले क्वेश्चंस में 21 नंबर क्वेश्चन में, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है।
सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? गोवा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। 21 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। ये बताइए सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? ठीक है, वहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है, उसका नाम है सुंदरी, जिसके कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा। देखिए सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर बना विश्व के सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगर पूछेगा विश्व के सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन है? सुंदरबन है। किस नदी के मुहाने पर बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव ज्वारीय वन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव ज्वारीय वन है। ठीक है, अब देखना मुख्य तथ्य। सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं। कौन सा पेड़ पाए जाते हैं? सुंदरी। रॉयल बंगाल टाइगर या विश्व का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व इसमें रहते हैं। सुंदरबन डेल्टा में कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। यह यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको पूरा मैप के जरिए आपको समझाया गया है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मैंग्रोव वन डेल्टा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या पढ़े कितना है? जापान में हम लोग पढ़े हैं 30,000। अब देखते हैं भारत में उसके कंपैरिजन में कितने लोग कितने लोग अगर एक नगर में रहता है तो उसको नगर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 5,000 लोग अगर रहता है इंडिया के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? नगरीय बस्ती के लिए उसको घोषित किया जाएगा। ठीक है, नगरीय बस्ती उसको घोषित कर दिया जाएगा। इसका देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। भारत में जनगणना नगर के 3 मानक होता है। पूछेगा भारत में जनगणना नगर के कितने मानक होता है? 3 मानक होता है। भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 5,000 व्यक्ति होना चाहिए। गैर कृषि कार्य कम से कम 75% कार्य किस पुरुष जो होते हैं गैर कृषि कार्यों में लगे हो, यानी वो कृषि ना करते हो। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 400 लोग रहते हो। अगर ये सब शर्तें पूरा करते हैं तब उसको नगर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 11th 12th में नहीं, हर सरकारी एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर कराए जाएंगे। अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है। डिगबोई कहाँ है? असम में है। यहाँ देखिए डिगबोई है असम में। कलोल, नौगांव, मेसाणा, खंभात एवं लुणेज गुजरात के ये सब तेल कारखाना है। डिगबोई भारत का सबसे पुराना पूछेगा था डिगबोई हो गया। अब भारत का सबसे बड़ा पूछेगा था बम्बे हो गया। ठीक है, डिगबोई कहाँ है? असम में है। सबसे पुराना डिगबोई और सबसे बड़ा हो जाएगा बम्बे हाई। ठीक है, बम्बे हाई सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको मैप से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। पूर्व पश्चिमी साइड में क्या है? यहाँ पे देखिए गुजरात है। ठीक है, जो पूछा गया था आपसे उसमें क्या पूछा गया था भाई साहब? अंकलेश्वर, माइंड से कभी कभी हो जाता है। अंकलेश्वर यहाँ पे है, आपको अंकलेश्वर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में देखते हैं क्या है। हुबल्ली किस राज्य में अवस्थित है? देखिए हुबल्ली लिखा है, हुबली नहीं लिखा है, ध्यान से देखना है। हुबल्ली किस राज्य में अवस्थित है? हुबल्ली किस राज्य में अवस्थित है? ए में है आंध्र प्रदेश हो गया, बी में कर्नाटक हो गया, सी में तेलंगाना, डी में तमिलनाडु हो गया। 24 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 24 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हुबल्ली कर्नाटक में है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हुबल्ली भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रमुख व्यापारिक, औद्योगिक और रेलवे मंडल केंद्र है। क्या है? व्यापारिक है, औद्योगिक है और रेलवे मंडल केंद्र भी यहाँ पे स्थित है। और क्या है? हुबल्ली धारवाड़ जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। किस में? हुबल्ली धारवाड़ जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे रेलवे जोन मुख्यालय हुबल्ली भारत के दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। हुबली कहाँ का? भारत के दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। SWR साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय है हुबली। इसको भी याद करके रखना है। देखिए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? 25 नंबर क्वेश्चन। ए में विजयवाड़ा हो गया, बी में हैदराबाद हो गया, सी में विशाखापट्टनम होगा, डी इनमें से कोई नहीं हो गया। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी,
हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है भैया? हैदराबाद है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी अब की बार में। तेलंगाना का पुनर्गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का पुनर्गठन हुआ था। आपको एक बात बतानी है, झारखंड का पुनर्गठन कब हुआ था? जब बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो झारखंड कब बना था ये बताना है, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड को कितने जिला उस समय में दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। 29वां राज्य बना था, लेकिन बाद में वर्तमान में ये के भारत में कितने राज्य? 28 राज्य है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है, जो मूसी नदी के तट पर। हैदरा किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की क्या राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है भैया अमरावती है। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के प्रमुख नगर को दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? जब आकाश कह रहा है तो आकाश मार्ग से जब कोई व्यापार किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई? वायु परिवहन ही बोलेंगे। तो 26 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वायु परिवहन हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। मुक्त आकाश नीति, वन स्काई पॉलिसी, ओपन स्काई पॉलिसी, मुक्त आकाश नीति तथा वायु संबंध परिवहन से भारत सरकार ने अप्रैल 1992 में निजी क्षेत्र की एयरलाइंसों को देश में उड़ान भरने की अनुमति दिया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि निजी क्षेत्र के एयरलाइंसों को देश में उड़ान भरने का अनुमति ऑर्डर कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई यातायात में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, किराया कम करना और पर्यटकों व कार्गो की आवाजाही को सुगम बनाना मुख्य काम हो गया इसका, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? यानी गांव के लोग की सबसे प्रधानता कौन सा कार्य है? तो भाई सब कोई जानता है। 27 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, कृषि हो गया। गांव की सबसे प्रथम कार्य क्या है? कृषि है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रामीण बस्तियों के अधिकांश लोग अपने जीवन यापन के लिए पूरी भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। यहाँ प्राथमिक क्रियाकलाप किसको बोला जाता है? इससे ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्राथमिक क्रियाकलाप है कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, इसको प्राथमिक क्रियाकलाप बोला जाता है। अब देखना यहाँ पे ग्रामीण बस्ती प्राथमिक कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं? प्राथमिक कार्य करते हैं। कृषि करते हैं, खनन, पशुपालन। नगरीय बस्ती द्वितीय व तृतीय कार्य करते हैं। गांव में क्या होता है भाई साहब? यहाँ से आप समझ सकते हो कि प्राथमिक कार्य क्या होगा। यानी गांव में जो भी चीज़ें लोग करता है, कृषि हो गया, खनन हो गया, उसको माइनिंग बोलते हैं, पशुपालन हो गया, वो हो गया प्राथमिक कार्य। द्वितीय कार्य नगर में होता है, वो तृतीय कार्य नगर में होता है। मतलब का विनिर्माण किया जाता है। व्यापार, परिवहन और सेवाएं, ये तृतीय हो गया। सेवाएं तृतीय हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हर सेट में उसको पूछा जाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा एग्जामिनर के दिमाग में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग करो। ऐसे ही आपको 30% क्वेश्चन तो ऐसे क्लियर हो जाएगा प्रीवियस ईयर पूरा करने से। अगर 15-16 साल के प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो समझो 20-25 क्वेश्चन आपका ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित किससे है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। कौन कौन सा खाद्यान्न के लिए उत्पादन किया गया था? उत्पादन में बढ़ोतरी की गई थी। इसको बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। भारत में 1960 के दशक में कब प्रारंभ किया गया था? 1960 के दशक में हरित क्रांति प्रारंभ किया गया था। समय क्या था उस समय का? उस समय का साल को बताएंगे तो 1966-67 में शुरू हुआ था। उच्च उपज देने वाली बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई तकनीकों का प्रयोग से खाद्यान्न मुख्यतः गेहूं, चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। उसमें क्या क्या वहाँ उसमें बिल्डअप किया गया था? जो फर्टिलाइज़र होता है, रासायनिक उर्वरक होता है, उसको बिल्डअप किया गया था। सिंचाई की तकनीक यानी पानी पटाने का तकनीक भी उसमें बिल्डअप किया गया था। उसके बाद में मुख्य फसल कौन कौन था? तो मुख्य फसल था गेहूं और चावल। इसी पे सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, गेहूं और चावल में, ठीक है। उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुआ था, बहुत वृद्धि हुआ था, जिसको क्या बोला जाता है? हरित क्रांति बोला जाता है। अगर दशक पूछेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछ दिया तुमसे दशक तो कब? 1960 के दशक में, ठीक है। अगर पूछ दिया कि कब हुआ था तो 1966 और 67, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
इस बात को देखो, विश्व का हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। पूछेगा पूरी दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो पूरी दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति किसे संबंधित है, तिलहन से, ये पीछे हम लोग पढ़े हैं। याद रखना, विश्व में हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। जब हम लोग क्लास कराएंगे यूट्यूब में, फ्री में क्लास देने वाले हैं, उस समय इतना डिटेल में सबको बताया जाएगा कि सभी जगह से अलग पूरा कंटेंट लगेगा। अभी भी तो सभी जगह से अलग कंटेंट है ही हमारा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, नहर है, तालाब है, नलकूप है। 29 नंबर का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नहर। यानी भारत में सबसे अधिक सिंचाई होता है, मुख्य सिंचाई का स्रोत है नहर। हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उत्तर भारत में सतही जल की प्रचुरता, वर्ष भर बहने वाली सदाबहानी नदियाँ। देखिए, अगर कोई नदी वर्ष भर बहता है तो उसे क्या बोलते हैं, सदाबहानी नदी। आप लोग चले जाए हिमालय में, वहाँ से बर्फ पिघलते रहता है और हमेशा वहाँ पे नदियों के बहने जैसे सिचुएशन बनी रहती है। कौन कौन सी नदी है सदाबहानी नदियाँ है, गंगा है, जमुना है, सतलज है। मुलायम जलोढ़ मिट्टी के कारण नहरें, यहाँ पे नहरें सिंचाई का मुख्य स्रोत है। मुलायम मिट्टी होता है इसलिए उसके कारण नहरें सिंचाई का मुख्य स्रोत है। क्षेत्रीय अंतर, इसको ध्यान रखना आप लोग। उत्तर भारत नहरें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में नहर से सिंचाई किया जाता है, कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहर से सिंचाई किया जाता है। दक्षिण भारत में देखो तालाब से किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ कठोर चट्टान होता है। दक्षिण भारत में सिंचाई तालाब से किया जाता है क्योंकि कठोर चट्टान होता है। बिहार के मैदानी क्षेत्र यहाँ नलकूप से और भूजलों का प्रयोग किया जाता है सिंचाई करने के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन इस सेट का, इस सीरीज का लगभग समाप्त होने वाला लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लो आप बहुत लक्की हैं, क्योंकि आप कम से कम 120 क्वेश्चन का सामना कर चुके हैं। आपके आँख से 120 क्वेश्चन गुजर सके हैं। ठीक है, गुजर गए हैं। सलेम किससे संबंधित है, इस्पात से, तांबा से, पेट्रोलियम से, सोना से। 30 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा इस्पात से। सलेम संबंधित है इस्पात से। हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भाई सब क्या है एक्सप्लेनेशन में इसका। सलेम तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है। सलेम क्या है, सेलम बोलता है, यहाँ के लोग का माना जाता है तो सेलम बोलता है। लोहा इस्पात यहाँ पे उत्पादन होता है। अपने स्टेनलेस स्टील उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, एक और पेज में भाई साहब क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे बताया गया है, देखिए इमेज सोर्स। चलिए इसको नहीं देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर लगता है कि हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास में। उन सहपाठी मित्र में, पुरुष मित्र, महिला मित्र जो भी हो, सबके पास शेयर कर देना है। ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।